चलो 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 आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। एक्चुअली में पहले हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 5 का बचा हुआ पोर्शन कर लेते हैं। समझ जाओ कि आज का लेक्चर क्या है, लेक्चर 6 है और उसी में ही सब कुछ पढ़ना है। आज माइटोसिस का सब कुछ खत्म करना है। चैप्टर हमारा चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसमें हमारा लेक्चर 5 में लेक्चर 5 में अब लोगों ने क्या क्या फिनिश किया हुआ था। लेक्चर 5 में हम लोगों ने बात किया था आपका एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड टीलोफेज की थी। टीलोफेज की थी। आज हमें नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर 6। इसमें हमें साइटोकाइनेसिस की बात करनी है और मियोसिस की बात करनी है। साइटोकाइनेसिस की बात करनी है हमें एंड मियोसिस की बात करनी है। तो शॉर्ट लेक्चर होने वाला है आज। देखो इसमें टीलोफेज की बात में कुछ है। टीलोफेज जब स्टार्ट किए थे तो पूरा खत्म नहीं किया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हम लोग अभी टीलोफेज की बची हुई चीजों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं टीलोफेज क्या है। तो टीलोफेज माइटोसिस के अंदर एम फेज के अंदर जो कार्योकाइनेसिस है उसके लास्ट फेज है। और टीलोफेज के बारे में एक लाइन मैं बोलता हूं या एनसीईआरटी बोलता है, जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। अब जस्ट अपोजिट कैसे? प्रोफेज में डीएनए का कंडेंसेशन होता है, यहां पे डीएनए का डीकंडेंसेशन होता है। वहां क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, यहां क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनेगा। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होता है, रीफॉर्म होता है। वहां गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस जैसी चीजें डिसअपीयर होता है और यहां पे रीअपीयर होता है, दोबारा से आता है। इसीलिए हम बोलते हैं जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। जनरली अगर याद रखना होता है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। प्रोफेज आपको याद है, उसका उल्टा सोच लेना है, टीलोफेज हो गया। नीट का तो काम ऐसे ही हो जाएगा, हम समझे उल्टा हो गया। अब ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है इसमें, लेकिन मैं लिखा देता हूं। वैसे हमने कल बात कर लिया था। इसमें होता क्या है ना, इस वाले फेज पे जब पहुंचता है सेल, तब सारा का सारा जो क्रोमेटिड्स है, जो डॉटर न्यूक्लियाई के लिए क्रोमोसोम का काम कर रहा था, क्रोमोसोम के लिए रिकमेंड किया गया था, वो सारा का सारा क्रोमेटिड्स जो है अब अपने पोल्स तक पहुंच चुका होता है। आखिरी स्टेज में, इस स्टेज में क्या हो रहा होता है, अपने पोल्स तक पहुंच गया होता है। ये पोल्स है, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है तो ये एक पोल्स है, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है तो ये एक पोल्स है, ये पोल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये मेरा क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड्स है जो इस वक्त क्रोमोसोम के काम कर रहा है, क्रोमोसोम की से जाना जा रहा है। ये अगर ह्यूमन सेल है तो 46 क्रोमेटिड्स, 46 क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इस पोल पे जा चुका है। इसको एक पोल मानूंगा मैं, उसका अपोजिट पोल ये है, इस पोल पे जा चुका है। 46 इधर, 46 इधर, 46 इधर, 46 इधर जा चुका है। टोटल 92 क्रोमेटिड्स हो जाता है। मैंने कहा एनाफेज जब खत्म होता है तो वहां पे 92 क्रोमेटिड्स यानी 92 क्रोमोसोम हो जाता है। पहली बार ऐसा होता है ह्यूमन के सेल में। जो डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम है, यहां से हम जानते हैं, लेकिन एक फेज ऐसा है जिसमें 92 क्रोमोसोम भी बोला करते हैं कि ह्यूमन के अंदर 92 क्रोमोसोम भी होता है, लेकिन कुछ देर के लिए होता है, सिर्फ एनाफेज के स्टेज के लिए होता है, एनाफेज की ड्यूरेशन के टाइम तक होता है। यहां पे ऐसे पहुंच गए। देखो टीलोफेज में क्या बता रहा हूं, इनिशियली टीलोफेज को जब तुम देखते हो तो यहां तक क्या पहुंच चुके होते हैं, क्रोमेटिड्स पहुंच चुके होते हैं, अपने पोल्स तक पहुंच गए होते हैं, और यहां तक पहुंचने के बाद अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं।
और लॉस करने के बाद कैसा होगा, ये दोनों ही पोल पे इस तरीके से अब ये क्रोमेटिन में तब्दील हो गया। इंडिविजुअलिटी लॉस करने का मतलब होता है कि क्रोमोसोम से, इसको तो तुम क्रोमोसोम बोल रहे हो, इसको तुम क्रोमोसोम बोल रहे हो, क्रोमोसोम बोल रहे हो, और इसको जो है इसको तुम क्रोमेटिन बोलोगे। यानी यहाँ क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन बन गया, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन गया है यहाँ पे। ये बात तुम देख रहे हो। और क्या और क्या और क्या और क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डेवलप हो जाता है। तो देखो क्या क्या दिख रहा, क्या क्या देखा हमने क्या क्या देखा यहाँ पे। पहली बात, कंडेंसेशन नहीं, क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है। किसका होता है, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जिससे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम किस में चेंज हो जा रहा है, क्रोमेटिन में चेंज हो जा रहा है। क्रोमोसोम किस में चेंज हो जा रहा है, क्रोमेटिन में चेंज हो जा रहा है। और यहां पे एक और चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है रीफॉर्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनम जिसको कह रहा हूं, रीफॉर्म हो जाता है, वापस आ जाता है। और क्या, प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस थे, यहां पे मैं न्यूक्लियोलस बना रहा, न्यूक्लियोलस थे वो डिसअपियर हो गए थे, यहां पे रीअपियर हो जा रहे हैं। यही नहीं, गोल्गी बॉडी वहां पे डिसअपियर हो गए थे, यहां पे देखो दोनों तरफ तुम्हें अब गोल्गी बॉडी दिखाई देगा, गोल्गी बॉडी रीअपियर हो गया। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो गया था, यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। ये सारी चीजें होती है। तो जो चीज वहां पे गायब हो गए थे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी जीबी और reappear again, reappear, reappear, ऐसा ही लिखा है। बस इतना काफी है टेलोफेज के बारे में याद रखना, और टेलोफेज से सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं। इस पूरे माइटोसिस के अंदर, पूरे माइटोसिस में जो कार्योकाइनेसिस हो रहा, उसमें सबसे ज्यादा सवाल कौन सा पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है मेटाफेज से, सबसे ज्यादा मेटाफेज से। क्योंकि हर साल तुम देखोगे नीट के अंदर मेटाफेज हमेशा इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पर्पस के लिए। दूसरे नंबर पे प्रोफेज से, तीसरे नंबर पे एनाफेज से, और टीलोफेज से तो शायद ही कभी दे। बहुत आसान सवाल आता है तो ये भी दे सकते हैं। ऐसे इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल बनते हैं, छोटा चैप्टर है, वो अलग की बात है, इधर लेट आउट होने के चक्कर में बहुत लंबा खींच रहा, ये छोटा है। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कल से फजर के बाद सोऊंगा ही नहीं, यहीं आके बैठा रहूंगा। क्योंकि अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में एक बार अलार्म एक तरफ बज रहा होता है, एक तरफ आराम से सो रहे होते हैं। कि अर्ली मॉर्निंग वाली यही होता है, रात में अगर किसी वजह से भी लेट हो गया तो हो जाता है। रात में एक्चुअली में लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने में इतना टाइम लग रहा है, अब होता है ना कोई चीज अधूरी रह जाती है तो खिसियाहट मचती है, तो ना नींद आती है ना कुछ नहीं आती है, उस चक्कर में हुआ है। उधर लेट इधर से मैं, और उससे कोई फायदा भी नहीं है, तो मैंने फिर बाद में कैंसिल भी कर दिया उसको। क्योंकि इतने 3 बजे रात तक कोई फायदा नहीं है करके, 3 बजे रात तक। मुझे स्पीड को बढ़ाना है आपका, और कोशिश ये करेंगे कि लिखाई फिकाई नहीं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो लिख तो तुम ऐसे भी लोगे इसको भगा भगा देख के, वो सब क्लियर मिलेगा तुम्हें एकदम, मैंने चेक किया था एकदम बढ़िया क्लियर से होता है। थोड़ी राइटिंग की है तो तुम तो पढ़ी हो, आवाज से सुन के पता लगा, अगर कहीं पे ऐसा हो कि कोई लफ्ज आ रहा हो, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ साफ ही लिखता हूँ, इसलिए तुम ज्यादा सुना करो, लिखने का कोई नहीं, लिख लंबा बन सकते हो। अब यहाँ से स्पीड को बढ़ाने का एक और तरीका है, नया हमारे पास है, कि जो देरी हो गया, लेकिन यहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करें, उसके लिए तुम लिखो ही मत। अगर तुम वो बात करते करते कोई इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हो, छूट रहा है तो जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना, या पूरा ही छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। अब ये कहे कि नहीं यार जबरदस्ती वाच टाइम बढ़वा रहे हैं, तो मतलब एक तुम्हारा भी फायदा, ठीक है, ये मेरा ये दिमाग में ये नहीं था। चलो तो हम लोग
एनसीईआरटी इसमें क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज ज्यादा टाइम नहीं है, इसे लेक्चर शॉर्ट होगा, इसीलिए एनसीईआरटी नहीं, कल हम आएंगे पूरा जो पढ़ाया है पूरा एनसीईआरटी को रीड करवा देंगे इसमें, ठीक है। पीडीएफ हमने कटवा कटवा कर रख लिया है चैप्टर वाइज, पूरा एनसीईआरटी को रीड करा देंगे और दिखाएंगे कि बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही हम लोग हैं और एक एक लाइन कवर हुआ है। बॉटनी में तुम टेंशन ही मत लो, मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा नहीं, एक आध का ही बात जाऊंगा, अब इधर कहीं गया ही भी नहीं अभी, और वही आएगा जो कहूंगा, जिसको मैंने इंपॉर्टेंस लगाया है कि ये इंपॉर्टेंट है वो उसको तुम जरूर ध्यान देना, हल्के में मत लेना, वही आता है। कई बार अंदाजा हो जाता है कि ये इस साल पूछा, पिछले साल ये पूछा, इसलिए इस पे ये सवाल पूछा, तो अब इस साल ये बन सकता है। तो 3-4 सालों के सवाल लेके वो भी सेट जब करते हैं ना, 3-4 साल के सवाल को रख के इस पे ये दे चुका हूं, इस पे ये बात है, इस पे ये बात हो गया, अब इस तरह के बात देना चाहिए, तो उसी हिसाब से एनालाइज करते हैं, बहुत से सटीक भी बैठता है, वो तुम्हारे लिए बहुत स्टारी है। तो एनसीईआरटी टेलोफेज के बारे में क्या कहना चाहता है वो उसके बहुत सुनो, वही सिमिलर बात जो हम बोल चुके हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि जो क्रोमोसोम अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच चुके हैं वो डीकंडेंस होते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देते हैं। तो चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, कि एनसीईआरटी क्या बोलता है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स ऑल द क्रोमोसोम्स ऐसे लिख सकते थे, क्रोमोसोम्स which reach their respective poles, which reach their respective poles, respective poles, ऐसे बोला respective poles, वो क्या है, and lost their individuality by decondensations decondensation के थ्रू, by decondensations एक तो ये हो गया, कहां पहुंचे या दूसरी बात एनसीईआरटी को और लगता है नाउ क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, जाहिर है बचा ही नहीं तो दिखेगा कैसे, ये एनसीईआरटी भी बच्चों वाली बात करता है। नाउ देखो ये बातें मैं सब बता चुका हूं, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा क्या है वो लिख देता हूं। इस तरह का सेंटेंस डायरेक्ट भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा, उसी का इंग्लिश इस्तेमाल किया जाएगा, वो जिस तरीके से लिखा है एक बार देखा हुआ होना चाहिए। मेरा यही कोशिश है कि आपको जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करना आना चाहिए और आप लोग टेस्ट थोड़ा ना करें। सबसे बड़े तो जो मेन बात यह है, तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं या कोई भी एक्सपोज नहीं करेगा, गार्जियन में नहीं करेगा। वहां पे होता है ना कि टेस्ट देने और हर बार आके देने का जो कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक हो जाएगा, फिर लापरवाही आने लगती है। 0 क्लास का टेस्ट क्यों ना हो, क्लास कभी कभी छोड़ सकता आदमी तबियत खराब में, टेस्ट में तबियत खराब का नहीं रखना चाहिए। तो देखो जनरली होता है, तकलीफ आए जिंदगी में, जिंदगी है तो तकलीफ तो है, वो फिल्म नहीं है कि मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है, तो जिंदगी है तो तकलीफ तो देती है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अब चलो ये हो गया, एक बहुत ज्यादा मुश्किलात हाथ आ जाती है, दिमाग काम ही नहीं करता, तो भी टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे डेथ से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट है वो दिमाग को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में तो ठीक है ना पढ़ाई हो पाती है ना टेस्ट दे सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है, किसी कोई कहे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा फीवर लग रहा था, सर में दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से टेस्ट नहीं छोड़ी जा सकती है, बेसिकली आपके स्टैंडर्ड का तो क्लास भी नहीं छोड़ी जा सकती है। इस पे कंसिस्टेंट रहे, 1% का भी फायदा हो रहा है ना वो करे, क्योंकि 1% करके ही आपको 90% तक पहुंचना है, वो इकट्ठा कर करके। तो लगता है कि यार बहुत माइनर सा कुछ होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, बहुत माइनर से होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस माइनस से लॉस को करते करते ना मेजर लॉस की तरफ चले जाते हैं, मतलब डायरेक्शन बन जाता है, बॉडी की एक्टिविटी हो जाती है। जैसे तुम क्लास छोड़ने लगो ना, अरे आज कल क्लास में कुछ नहीं हो रहा, चले हम 2-4 दिन बाद जाते हैं, या अभी ये वाला नहीं करते, तो ऐसा होता है कि वो बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है। तुम इनर्शिया का बारे में पता है, जितना लेजीपना दिखाओगे बॉडी में उतना लेजीपना आएगा। पहले एक क्लास छोड़ोगे, फिर दूसरी क्लास छोड़ने का मन करेगा, फिर तीसरी क्लास छोड़ने का मन करेगा, एक दिन छोड़ोगे,
फिर कभी कभी ऐसा आएगा हफ्ते में 3 दिन छोड़ोगे, फिर पूरा का पूरा हफ्ता ही छोड़ दोगे, और इस तरह करके जब लास्ट आता है जनवरी, तो बच्चा जब एनालाइज करता है, सारे कंटेंट को देख रहा होता है, अरे यार इसके बारे में आप चाहते हैं, उस पूछते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ने काफी आपको हेल्प किया, यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। कुछ चीजें जो है ऑफलाइन से भी बेहतर रहती है, कुछ चीजें ऑनलाइन से बेहतर होती है, वो हमें बता देता हूं कि कौन चीज कहां पे बेहतर है। चलो, नाउ क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब ज्यादा देर तक तो नहीं दिखेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रहेगा तब ना दिखेगा। डिकंडेंसेशन हुआ है, अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर चुका है, तो क्रोमोसोम अब तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम क्या हो चुका है, क्रोमेटिन में चेंज हो चुका है। क्रोमोसोम क्या हो चुका है, क्रोमोसोम क्या हो चुका है, क्रोमेटिन में तब्दील हो चुका है। ये एनसीईआरटी टीलोफेज के बारे में कहना चाहती है, और यहाँ पे टीलोफेज खत्म भी हो जाता है, टीलोफेज खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक इससे एम फेज के लास्ट फेज पे चलते हैं। कार्योकाइनेसिस का तो चारों का चारों हो गया, साइटोकाइनेसिस को अब हम देखते हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कहेंगे कि माइटोसिस कंप्लीट हो गया। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये तो चूहा बिल्ली भी जानता है। दो तरीके का ये साइटोकाइनेसिस होता है, दो टाइप्स का होता है, दो तरीके का होता है। प्लांट में अलग तरीके का होता है और एनिमल में अलग तरीके का होता है। प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होगा उसे हम ऐसे बोल देंगे प्लांट साइटोकाइनेसिस, और एनिमल में जो होगा उसे हम लोग एनिमल साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, एनिमल साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, एनिमल साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, एनिमल साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, एनिमल साइटो। प्लांट साइटोकाइनेसिस सबसे पहले हम देखते हैं, प्लांट साइटोकाइनेसिस सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट में कैसे ये साइटोकाइनेसिस होता है, उसको देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर लेते हैं अच्छे से। प्लांट साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस, इसमें जो मेथड है ना, उस मेथड का नाम है सेल प्लेट मेथड्स। यहां जो साइटोकाइनेसिस होता है वो किस मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से। अब ये बताते हैं सेल प्लेट मेथड क्या है। तो ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, इसके अंदर कार्योकाइनेसिस हो चुका है। प्लांट सेल है तो एक और चीज कि बाहर की तरफ सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल है, एडिशनल कवरिंग है, ये सेल वॉल है। बाहर की तरफ सेल वॉल होगा, अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हो क्या रहा, ये अपने हिसाब से लिख रहा, इसको हो गई ये क्या कहते हैं जुलाब, बीच बीच में लीक कर रहा है, देख रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर मैंने कहा था कार्योकाइनेसिस फिनिश हो चुका, साइटोकाइनेसिस तभी तो होगा, तो न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है, ये एक डॉटर न्यूक्लियस है, ये एक तो न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है। यानी उसके अंदर क्या मौजूद हो सकता है, मेरे पास क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद हो सकता है, डीएनए मौजूद हो सकता है, क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद हो सकता है, डीएनए मौजूद हो सकता है। फैन चला सकते हो उधर का,
ये कैंसिल कर लेता है। तो देखोगे यहां पे, ये मेरे पास डॉटर न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियाई है। इसके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमेटिन मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमेटिन मौजूद है, क्रोमेटिन मौजूद है। अब इसमें देखो, कुछ स्पिंडल फाइबर लॉस हो चुका है भाई, उसका काम खत्म हो चुका ना, तो स्पिंडल फाइबर क्या होगा, एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन सम स्पिंडल फाइबर डज नॉट डिसअपियर, नहीं होता है डिसअपियर। बहुत से स्पिंडल फाइबर तो हो गए हैं, लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर जो है या उसके टुकड़े जो है वो वहां पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं, सब स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं जो कि लॉस नहीं होते हैं। कार्योकाइनेसिस के बाद अब उसका कोई काम नहीं है। कार्योकाइनेसिस के बाद इस स्पिंडल फाइबर को खत्म हो जाना था, इस स्पिंडल फाइबर को डिसअपियर हो जाना था। लेकिन ये कुछ स्पिंडल फाइबर जो है, सम स्पिंडल फाइबर ऐसे हैं जो डिसअपियर नहीं होते हैं, इज नॉट डिसअपियर, डिसअपियर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो ऐसे स्पिंडल फाइबर को क्या बोलते हो तुम, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हो, फ्रेगमो 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 प्लास्ट बोलते हो, फ्रेगमोप्लास्ट बोलोगे तुम। ऐसे स्पिंडल फाइबर जो कार्योकाइनेसिस के फिनिश होने के बाद, इवन टेलोफेज के फिनिश होने के बाद भी डिसअपियर नहीं होता है, एक्सटिंक्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, यहीं पे रह जाता है। उसको मतलब एक रेजिस्टेंस है, इसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, रेजिस्ट कर जाता है, स्पिंडल फाइबर रेजिस्ट कर जाता है, उसको हम फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्या करेगा, यहाँ पे भी एक गोल्गी बॉडी है और यहाँ पे भी एक गोल्गी बॉडी है, ये तो तुम जानते हो कि यहाँ पे भी एक गोल्गी बॉडी है और यहाँ पे भी एक गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी अपने अंदर से कैल्शियम और पेक्टेट निकालता है, ये कैल्शियम पेक्टेट निकालेंगे और इस तरीके से, जैसे कि ना ऐसे, तो इसके इसके ये फ्रेगमोप्लास्ट है, ये फ्रेगमोप्लास्ट है, तो इसके चारों तरफ इसी की तरफ जो होता है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से एक कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन करने लगेंगे, कैल्शियम पेक्टेट का ऐसे डिपोजिशन करने लगेंगे और फिर इतना घना डिपोजिशन कर देंगे, ये तो कैल्शियम मान लेते हैं इसको, और फिर अब पेक्टेट नाम का केमिकल को भी डिपोजिट करने लगेंगे, डिपोजिट करने लगेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो एक एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। पहले फ्रेगमोप्लास्ट जो बच जाएंगे इसमें, उसी के चारों तरफ जो है ये क्या करेंगे, गोल्गी बॉडी अपने अंदर से कैल्शियम और पेक्टेट निकाल के डिपॉजिट करेंगे, जिसकी वजह से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और ये काट देगा पूरा का पूरा, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और फिर कट जाएगा ये, इसको ही हम लोग सेल प्लेट बोलते हैं। एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बाद में ये फॉर्म हो जाएगा, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा पूरा का पूरा, जिसकी वजह से ये पूरा साइटोप्लाज्म कट जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सेल प्लेट। और सेल प्लेट कह लो या बाद में चल के हम दिखाएंगे इसको क्या बोलते हैं। तो सेल प्लेट हो गया, चलो ठीक है आगे देखते हैं। सेल प्लेट हो गया, उसके बाद थोड़ा देर बाद देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, थोड़ा देर देखो क्या मिलेगा तुमको, ये इस तरह से कट गया, सलवार भी अब क्या हो जाएगा, इसी के हिसाब से रीअपियर हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा जितना हिस्से में था, और बीच में ऐसे सेल प्लेट है। इसने काट के रख दिया दोनों साइटोकाइनेसिस करके रख दिया, साइटोप्लाज्म को काट के रख दिया, इसको बोलोगे सेल प्लेट। और इसी सेल प्लेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। इसी सेल प्लेट को और क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल लेमिला।
ML, मिडिल लेमिला हम इसको बोलते हैं, इसी सेल प्लेट को हम लोग मिडिल लेमिला बोलते हैं। और यहाँ पे तुमने ये भी पढ़ा रखा है तुमको सेल में कि यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस होते हैं, इस कनेक्शंस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलेंगे हम इसको, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो मैंने देख लिया, वो मैंने कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, चले बता देते हैं। एनिमल को देखो तुम, एनिमल साइटोकाइनेसिस, एक तो एनिमल नाम का मूवी भी आया था, मैंने नहीं देखा कैसा होगा, वो जानवर लिखा, ये कैसा होगा, जानवर जैसा होगा, तुमने देखा? पता नहीं कैसी होगी। तो जब मैं उसको देख रहा था, जब उसके साथ एड फेड चल रहा था, आता है ना ऐसे इंस्टा या उस पे शॉर्ट वीडियोज अगर यूट्यूब पे कोई डाल देता है तो आता है, लेकिन एनिमल दिख रहा था और वो थोड़ा सा ना अलगर वल्गर टाइप का, मतलब सीन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे जिस इस तरह की मूवी होगी, तो इसलिए गए ही नहीं, जिंदगी ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करके गुजर रही है ऐसे मूवी कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट नहीं, अब एनिमल सेल की बात करते हैं। ये मेरे पास एक एनिमल का सेल है, ये ऊपर वाला नन काम नहीं कर रहा है, ये मेरे पास सिर्फ नीचे वाला ही काम कर रहा है, ऊपर वाले को हरकतें हो जा रही है। ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, उसके अंदर नए न्यूक्लियस यानी डॉटर न्यूक्लियस बन गए हैं, क्योंकि कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये ठीक है, यहाँ पे कोई सेल प्लेट मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोल्गी बॉडी कैल्शियम पेक्टेट नहीं डिपॉजिट करने वाला, वो सिर्फ प्लांट की जो डिक्टियोसोम्स है ना, गोल्गी बॉडी मैंने प्लांट का बनाया था, एक एक सिस्टर्नी वाला बनाया था, उसको डिक्टियोसोम्स कहते हैं, उसके पास वो एबिलिटी होती है। ऐसा भी पूछ सकता है कि डिक्टियोसोम्स में गोल्गी बॉडी में किसके पास एबिलिटी होती है कैल्शियम पेक्टेट लेयर बनाने की यानी मिडिल लेमिला बनाने की, तो तुम डिक्टियोसोम बोलोगे। वो सिंगल सिस्टर्नी वाला गोल्गी बॉडी था, एक ही फ्लैट वेसाइकल बनाया था, एक ही, तो सिंगल सिस्टर्नी वाली वो गोल्गी बॉडी था। अब देखो फ्यूरो मेथड यहाँ पे अपनाया जाता है, कहा एनिमल सेल के अंदर जब हो रहा होता है, एनिमल के साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, तो वहां पे जो मेथड यूज होगा वो फ्यूरो मेथड्स होगा। अब फ्यूरो मेथड्स क्या होता है ये तुमको देखना है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे ये बीच है ना, यहाँ पे दबना शुरू हो जाएगा, फ्यूरो मेथड में क्या होगा, यहाँ पे दबना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ये तो ठीक है। इस तरह से पहले हल्का सा दबेगा, ऐसे हल्का सा बचेगा, इस तरह के आने शेप आने के बाद ना हम कहते हैं कि फ्यूरो शेप आ गया है, फ्यूरो शेप आ गया है। ऐसे आने का मतलब ये फ्यूरो शेप आ गया, ये फ्यूरो है, ये फ्यूरो शेप आ गया, ये फ्यूरो आ गया, फ्यूरो। और इस तरह थोड़ा और दबते 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 क्या होगा ना, इस तरीके से फिर और ऐसे दबते दबते जरा ऐसे ऐसे ऐसे, ये न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस टूट जाएगा और दोनों सेल अलग अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लिवेज हो जाएगा, यहाँ से क्लिवेज हो जाएगा, और क्लिवेज होने के बाद ये दो सेल अलग हो जाएंगे। इस मेथड्स को फ्यूरो मेथड्स कहते हैं। ये कभी नहीं पूछ सकता था वो, तो इसलिए ऐसे रफली रफली बता दिया।
ये तो 11th क्लास वगैरह के एग्जाम वगैरह देना हो तो इसमें पूछते हैं, नीट का कुछ पूछेगा। कितना याद रख सकते हो कि इसमें मेथड कौन सा होता है, फ्यूरो मेथड्स। तो फ्यूरो मेथड होता क्या है, वो एक तरीके का डेप्रेस होके बीच में से जो है ना धसते 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 जाकर टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूरो। एक फ्यूरो कैविटी सा बनता है, डिप्रेशन सा बनता है, इस फॉर्म को हम फ्यूरो फॉर्म कहते हैं। ये दोनों फॉर्म बना है ना, इसको फ्यूरो फॉर्म ही कहते हैं। इस फॉर्म को हम लोग फ्यूरो फॉर्म कहते हैं, ये फ्यूरो फॉर्म है, फ्यूरो फॉर्म है। ये छोटा फ्यूरोफॉर्म है, ये बड़ा फ्यूरोफॉर्म है। उसके बाद यहाँ क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद ये 2 सेल में तब्दील हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। यहाँ साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग करेंगे मियोसिस की शुरुआत करेंगे, मियोसिस की शुरुआत करेंगे, मियोसिस की शुरुआत करते हैं। चल बताओ वक्त, टाइम 10 मिनट ले सकते हैं तो नहीं, देखो नहीं उतारोगे तो देखो कितनी जल्दी है, इतनी जल्दी में हम कहाँ पहुंच गए, उतारने पे ये होता है। चलो अब हमें पढ़ना है मेयोसिस, पढ़ना है क्या, मेयोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर में सबसे जानदार टॉपिक मेयोसिस है। माइटोसिस से एक सवाल आजकल आ ही रहा है, अब मेयोसिस से दो दो सवाल आ रहे हैं आजकल। ये चैप्टर बड़ा आसान लगता है और लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है इसका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर को अच्छे से समझ में आने से बायोलॉजी में जगह जगह पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जगह जगह पे डिवीजन हो रहा है, जगह जगह न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जब जब होगा आप तुम्हें समझ में आएगा, जब भी वो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज याद आएगा, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, डबल अमाउंट कैसा होता है वो सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही ना बायो में एक फील आता है कि हम समझ पा रहे हैं कि आगे क्या हो रहा। वरना जब खाली ऐसे याद रखना है तो बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि सीधा सीधा पूछे, 1-2 साल की तरह पूछे, या फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, वहां तो दिमाग खराब करके रख देगा अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। क्योंकि वो लोग फिजिक्स में भी ऐसा इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा सुना है मैंने, कि उसमें न्यूमेरिकल नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट रखेंगे। कैसे घुमा के फेंक दिए तो बताइए कि किधर जाएगा, होता है ना प्रोजेक्टाइल वगैरह में इस एंगल पर रखा है उसके एंगल पर, सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है। कभी कभी एंगल पूछेगा, सॉल्व करके, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को घटाएंगे, उसमें स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल कम ही देंगे, अब वैसे भी कम ही दे रहे हैं न्यूमेरिकल, ज्यादा लंबा लंबा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश मत करना, कर लेना कुछ एक आध, क्योंकि पुराना ट्रेंड तो है ही न्यूमेरिकल आने का, लेकिन 50-50 वाला मसला है। 50% न्यूमेरिकल हो सकते हैं, 50% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो डीप कंसेप्चुअल होता है। देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ना, वो बहुत आसान पड़ जाता है। ये पूछ रहा है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से ये फार्मूला लेके आ जाते हैं, ये गिवन है, कर लगा खत्म कर दो। जब कॉन्सेप्ट पे लैंग्वेज पूछ लेता है ना, तो पूरा सटीक मालूम होना चाहिए, ठीक है, हाथ ही नहीं चलते। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, लिख लिख के बातों को एनालाइज करना, यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, लिख लिख के बातों को एनालाइज करना। चलो मियोसिस, मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोला करते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो बात अलग। एक चीज और है कि मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा, कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता। क्या इसमें होगा, ऑलवेज अकर इन, ऑलवेज अकर इन, अकर इन, अकर इन डिप्लॉइड सेल्स। केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है, केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। एक और चीज कि ये रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है, इसको मैं रिडक्शनल डिवीजन कहता हूं। इसी वजह से सिर्फ डिप्लॉइड सेल में हो सकता है, माइटोसिस दोनों में हो सकता है, माइटोसिस दोनों में है और हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में है, क्योंकि वो इक्वेशनल डिवीजन है। अभी हम कंपेयर करके बताएंगे, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा कि आफ्टर ईच डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस बाय हाफ, नंबर यानी कि आफ्टर मियोसिस, ऐसे लिख देता हूं, आफ्टर मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है,
get reduced by half, get reduced by half. देखो क्या मतलब, देखो ये ह्यूमन का सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। जब इसमें मियोसिस होगा ना, तो पहली बार मियोसिस जब होगा तो दो सेल बनेंगे और दोनों सेल में क्रोमोसोम अब 23 हो रहा। यही हमने जब माइटोसिस देखा था तो ये 46 क्रोमोसोम था और दो सेल जो जो डॉटर सेल्स बने थे उन दोनों के न्यूक्लियस के अंदर 46 ही था। क्रोमोसोम नंबर के कोई छिड़खानी नहीं हुई, एकदम आइडेंटिकल रहा, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोले। माइटोसिस था, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसीलिए हम इक्वेशनल डिवीजन हम इसको बोले। लेकिन ये मियोसिस है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटने की वजह से ही हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला करते हैं। मियोसिस जो है किसी डेवलप करता है हैप्लॉइडी, यानी कि डिप्लॉइड सेल को ये कहीं ना कहीं हैप्लॉइड बना देता है, डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में चेंज करता है। अब हैप्लॉइड का तो आधा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हैप्लॉइड सेल में ये पाया ही नहीं जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है, मकसद क्या है, ये डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड में इंश्योर कर देता है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में चेंज करने की एबिलिटी होती है। इसीलिए मैं ये बोला कि केवल ये डिप्लॉइड सेल के अंदर ही पाया जाता है, किसी और में नहीं पाया जाता, केवल ये डिप्लॉइड सेल में ही पाया जाता है, किसी और में नहीं पाया जाता। तो देखो सबसे पहले कि वाई मियोसिस इज नीड, देखो एक तो ये क्रोमोसोम नंबर घटा दे रहा है, तो कोई कोई ऐसा चीज जो हमारी चीजों को घटा दे तो वो तो मेरे लिए बुरी है, ऐसा महसूस तो हो रहा, फिर भी हम इसको क्यों लेके आते हैं, फिर भी मियोसिस करवाते ही क्यों है, फिर भी मियोसिस सेल के अंदर होता ही क्यों है, क्योंकि नेचर तो वही सेट करता है ना हमारे लिए जो हमारे लिए बेहतर है। यहाँ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही घट रहा है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है जानना कि सवाल ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वाई मियोसिस नीड, मियोसिस की जरूरत क्या है, नीड या रिक्वायर, रिक्वायर लिख थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मियोसिस ही क्यों। मैं एक बात बताता हूँ, माइटोसिस जो है, मियोसिस की जरूरत को समझना है तो माइटोसिस के बारे में जानना होगा। आज के एडवांस मोबाइल का जो भी एंड्रॉयड मोबाइल तुम लोगों का 5G है, कुछ दिन के बाद 6G भी आ जाएगा, ठीक है, इसका फीचर को अगर वाकई अपने कदर करनी है या समझना है तो पहले पुराने वाले फीचर्स को तुम देखो वो कैसा था, तब तुमको समझ में आएगा हाँ जमाना एडवांस हुआ है किसी मसले में। मियोसिस एक एडवांस फीचर है, हमें तो ये लग रहा है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटा रहा है, लेकिन कंपेयर करो अब माइटोसिस से, सिर्फ क्रोमोसोम ही नहीं होता, सिर्फ बिरयानी खाने को खाना नहीं कहते, कुछ और भी खाना होता है। माइटोसिस, माइटोसिस में माइटोसिस है, माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स पैदा होते हैं ना, यहाँ पे जो डॉटर सेल पैदा होते हैं उसमें जो है ना वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एक प्रॉब्लम है भाई, जितने ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं ना इसके थ्रू वो जेनेटिकली आइडेंटिकल आ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ भी जाता, वेरिएशन इज नीड, मियोसिस लाए हैं वेरिएशन की वजह भी तुमको पता चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर मियोसिस होता है, यहाँ वेरिएशन आता है माइटोसिस में, तब कहाँ आता है अगर तो इसके डीएनए रेप्लिकेशन यानी एस फेज में, इसके एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब कभी ऐसा होना कि थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। कैसे कैसे, जैसे एक सेल है और इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये डीएनए है, इसका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी इसकी कॉपी बन रही होती है सेल की। तो जब कॉपी बन रही होती है ना तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बनता है, थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बनता है, तो उस वक्त म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, थोड़ा ना थोड़ा म्यूटेशन हो जाता है। जब भी डीएनए
अपनी कॉपी बना रहा होता है, अपना आप को बना रहा होता है, सीक्वेंस को सेट कर रहा होता है, उसी दौरान हल्का सा चेंज भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है और आता रहता है। हर बार डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ा ना थोड़ा चेंज आता है, डिपेंड करता है कि वह सेल हायर ऑर्गेनिज्म का है या लोअर ऑर्गेनिज्म का। लेकिन म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन को हम कहते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। थोड़ा बहुत डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है, इसकी वजह से वेरिएशन तो आता है, लेकिन वेरिएशन तो आता है, वेरिएशन आ रहा है, लेकिन ये लेस वेरिएशन है, बहुत लेस वेरिएशन है। अब लेस वेरिएशन है, लेस वेरिएशन तो एक प्रॉब्लम हो गया ना, लेस वेरिएशन एक प्रॉब्लम है। इतने कम वेरिएशन से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइवल फिटनेस रखना है, लंबे समय तक जिलाना है, तो वेरिएशन रखो। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ज्यादा सर्वाइवल फिटनेस बढ़ती है। तुम अपने पापा के एकदम कॉपी हो, मान लेते तुम खुश हो रहे हो, नुकसान की वजह इंटरनल डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉपी नहीं मानना चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो वेरिएशन फेवर द सर्वाइवल फिटनेस। यहाँ थोड़ी बहुत वेरिएशन हो रहा है, लेकिन उस वेरिएशन से कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कि नहीं यार, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वाइवल फिटनेस के लिए इतना काफी वेरिएशन नहीं है, इतना वेरिएशन काफी नहीं है सर्वाइवल फिटनेस के लिए, इतना वेरिएशन काफी नहीं है, इतना वेरिएशन काफी नहीं है। तो क्या भाई, बट क्या है ना, फॉर सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए मोर वेरिएशंस रिक्वायर, मोर वेरिएशन रिक्वायर, ज्यादा वेरिएशन की आवश्यकता होती है, ज्यादा वेरिएशन की आवश्यकता होती है। मोर वेरिएशन रिक्वायर, मोर वेरिएशन रिक्वायर, मोर वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन की जरूरत है ना। अब है तो है, पर लोगों ने ऐसा कहा, चलो ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि माना कि ये एक सेल है, ए सेल, ठीक है, इसके अंदर 20 क्रोमोसोम है। एक सेल ये है, इसके अंदर 20 क्रोमोसोम है। मान हम 20 के बारे में बाद में आई थी बात, लेकिन ये एक ए सेल है कि बी सेल है। सुनो, मैं ऐसे बोला था, मैं बता रहा हूं कि ये एक सेल है ए, और एक ये दूसरी जगह का सेल है, दूसरे इंसान का सेल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल है, बी सेल कह रहा हूं। दोनों को मिला देते हैं ना, इसमें जीन कुछ और रहा होगा भाई, इसका जीन ऐसा रहा होगा, इसका डीएनए ऐसे है, तो इसका डीएनए ऐसे है, ऐसे है, और दोनों को मैं मिला देता हूं, एक नया सेल बना देता हूं, एक नया सेल बना देता हूं जिसमें दोनों का डीएनए मौजूद हो सकता है, जिसमें ऐसे भी डीएनए हो सकता है, ऐसे भी डीएनए हो सकता था, जिसमें ऐसे भी डीएनए हो सकता था, दोनों डीएनए हो सकता था। तो ये थोड़ा सा तो चेंज आएगा। फिर क्या, ऐसे ही क्या करें, ऐसे ही एक और सेल। अब देखो एक और चीज कि मिलाने के लिए एक बात तय है कि इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतना ही इसमें भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसमें 20 है, इसमें 40 है, मिला दिया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 क्रोमोसोम है, इसमें भी 20 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितना अब हो जाएगा, 40 क्रोमोसोम हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हाथी का बच्चा था, नहीं हाथी था 20-20 क्रोमोसोम के साथ, तब ये तो घोड़ा बन जाएगा। इतना भी चेंज क्या कि स्पीसीज ही चेंज हो जाए, मतलब इंसान का बच्चा गधा, गधे का बच्चा सांप, ऐसा हो जाए। वो जो कहानी सुनते रहते हैं ना बिहार में, फलना के घर में सांप पैदा हो गया, सचमुच हो जाएगा अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाने लगे तो। अगर ऐसा हो जाता तो कि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो सकता, 46 है तो 46 रहने, 45 पे तुम देखना डिसऑर्डर हो जाता है, और ज्यादा चेंज हो जाएगा। 48 था जब हम लोग क्या कहते थे, गोरिल्ला चिंपैंजी में आते थे, तो 48 क्रोमोसोम था। अगर थोड़ा सा चेंज होने पे स्पीसीज चेंज हो जाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर ये 40 के किसी और क्रोमोसोम किसी और सेल के साथ कराते तब तो 80 हो जाता, 80 वाला हो जाता, तो और वेरिएशन आ जाता। तो तुम क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जा रहा है, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है भाई। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम है ये, बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मियोसिस को लाया गया। पहले वाला कि लेस वेरिएशन ही आ पा रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से एक प्रॉब्लम तो थी, लेकिन ये वाला अगर करते, ये वाला अगर होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एवोल्यूशन में ऐसा हुआ है कई बार, इसलिए एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज निकल आए, लेकिन किस रेट से हुआ है वो नहीं पता, इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले। जब हम
एवोल्यूशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज इवॉल्व हो गए। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा तो ही स्पीसीज इवॉल्व होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया है। दोनों इस प्रॉब्लम में, उस वाले प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम इस वाले प्रॉब्लम में फंस गए, अब इसे सॉल्व करना है। दिस प्रॉब्लम was solved by meiosis। तो कल हमें meiosis को फिनिश करना है। पहले आके बैठे जाएंगे और meiosis को फिनिश करेंगे, कोई इशू नहीं।